अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हाज़िर हूँ मैं एक नए वीडियो को लेकर के। जो एमआईएम से जुड़ी हुई ख़बरें हैं उनको लेकर के आया हूँ और जिसका मौजू है गजनी। आप सोच रहे होंगे कि सियासत की बात करते करते ये मैं फ़िल्म की बात कहाँ से करने लगा, लेकिन इसका सियासत से बहुत कुछ लेना देना है गजनी का। तो गजनी जिन लोगों ने फ़िल्म देखी है वो तो समझते ही होंगे कि, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि गजनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसकी याददाश्त चली जाती है और वो अपनी चीज़ों को याद करने के लिए, अपने साथ बीते हुए घटना को याद करने के लिए अपने बदन में लिख के रखता है ताकि उसे वक्त पे वो याद आ जाए। वो पढ़ ले तो वो उसको याद आ जाता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, या मुझे इसकी तलाश है, या इस शख्स से मुझे मिलना है। तो उसी तरह राजनीति में भी लोग गजनी होते हैं, बहुत सारे लोग, और उसमें ख़ास तौर पे गजनी वो लोग होते हैं जो उर्दू नाम वाले हैं। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, ये भी एक तरह के गजनी हैं। एक्चुअली गजनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी याददाश्त भी बड़ी कमज़ोर है। अब देखिए, ये इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि एक बाहर से परिंदा, बारिशी परिंदा जो है वो आता है और यहाँ पे वोट मांगता है। इनको ज़रा भी अकल के नाखून लेना चाहिए कि मतलब ये कहाँ से आए हैं, ये भी तो यूपी से आए हैं। या इनके साथ जो पूरी टीम भेजी गई है, इरफान सोलंकी है शायद, और स्टार प्रचारक, और इकरा हसन हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी है, इमरान मसूद हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जिनकी एक टीम अभी बिहार में आई है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुझे लगता है ये शायद यूपी से करते हैं। तो ये सारे लोग एक्चुअली गजनी हैं, इनकी याददाश्त नहीं है। तो ये अटैक कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर में कि वो बाहरी है, और ये खुद भूल जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी कि ये इनके जो आका हैं, मतलब हमारे बहुत, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, राहुल गांधी साहब की। और उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान के नाम से एक मतलब कंपेनिंग चला रखा था, और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कश्मीर से शायद कन्याकुमारी तक, इस तरह से और भी कई जगह पे उन्होंने मतलब एक बहुत बेहतरीन मतलब जुलूस निकाला था और लोग एक पद यात्रा किया था। तो वो बहुत ज़रूरी था हमारे देश के लिए। तो वो भारत को जोड़ने की बात थी, और ये शख्स हैदराबाद से आए हुए आदमी पर इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे वो कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हो, कोई बाहर से आया हुआ शख्स हो। तो ये तो तोड़ने की बात खुद कर रहे हैं। मुझे इनकी तरह लच्छेदार बातें नहीं आती है, इमरान प्रतापगढ़ी की तरह। मैं शायर नहीं हूँ, वो भी वो शायर हैं कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी को शायर के दायरे में माना ही नहीं जाता। काफिया मिला लेते हैं और इस तरह से एक शेर व शायरी, इनकी एक अलग शैली है, वो करते हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी खुद शायद एक बार मैं किसी वीडियो पे देख रहा था तो कह रहे थे। खैर एनीवे, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। तो इनकी लच्छेदार बातें जो हैं उसको देख करके लोग ताली बजा देंगे और मुतासिर होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले जो कहते थे कि मैं एक नया गांधी बनाऊंगा, इन्हें गांधी की समझ है? ये खुद कह रहे हैं हैदराबाद से आए हुए आदमी को बिहार में वोट नहीं मांगना चाहिए। तो ये कौन सी एकता की बात है? ये बात का जवाब ज़रूर दें इमरान प्रतापगढ़ी। और आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, ये वो शख्स हैं जो इनको मुशायरे में बुलाया जाता तो ये कुछ पैसे अच्छे से मांगते हैं और गाड़ी वाड़ी भी मांगते हैं कि भाई मुझे अच्छी गाड़ी में मतलब फॉर्च्यूनर में जाना है, इस तरह से सुनने में आता है। और मैं इसको कह नहीं सकता, उड़ती उड़ती खबर है और मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। तो ये मुशायरे में पहुंच जाते हैं, भले ही वो कोई भी आदमी बुलाया हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी आदमी बुलाया हो, वो ये कि उसका बैकग्राउंड ये नहीं देखते हैं, शायद उनका बैंक अकाउंट देखते हैं, मतलब बैंक अकाउंट देखते हैं। तो खैर, तो वो जो भी उनका मुशायरा का फ़ीस होता है उसको देखते हैं और चले जाते हैं। अब पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, एक लाल सिंह चौधरी हैं श्रीनगर के और जम्मू के। तो उनकी एक जो बाद में मतलब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे, तो उनकी एक मतलब रैली में या उनके एक प्रोग्राम में ये गए थे और उनके लिए वोट मांग रहे थे। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबके लिए वोट मांगते हैं, कांग्रेस के लीडर स्टार प्रचारक हैं। तो लेकिन मुझे याद दिलाना होगा गजनी साहब को कि ये लाल सिंह जो चौधरी हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने
आसिफा जो 7 साल की बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ जो रेप हुआ था, उसके जो रेपिस्ट थे वो बलात्कारियों के सपोर्ट में इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, एक यात्रा निकाली थी, जहाँ तक मीडिया में जो खबर है। और वो उनके समर्थन में मतलब रेपिस्ट के समर्थन में इन्होंने मतलब रैली निकाली थी और जुलूस निकाला था। बाद में ये कांग्रेस में आ गए तो अब वो धुल गए। अब भाई वहाँ पर आने के बाद तो उनका हक बनता है मुसलमान वोट पाना। अब मुसलमान वोट करेगा भी भाई, वो तो सब चीज़ उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो भी गजनी है, मैं भी गजनी हूँ, मेरी भी याददाश्त चली गई थी। लेकिन सोशल मीडिया में इन दिनों देखा तो मुझे याद आया। तो ये हम जो गजनी की बात कर रहे हैं, अब देखिए इकरा हसन है, ये मतलब भूल जाती हैं, इनको भी, ये भी गजनी हैं, तो ये भूल जाती हैं कि ये कहती हैं कि छोटी पार्टियां सरकार नहीं बना सकती। तो इनकी थोड़ी सी मतलब नॉलेज की शायद थोड़ी कमी है कि इनको मालूम नहीं है कि अकेले मधु कोड़ा जो है झारखंड में वो निर्दलीय थे और सारी पार्टियों ने मिल करके उनको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना दिया था। ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है। और ये चीज़ जो दावा कर रही हैं कि अकेले पार्टी जो है वो नहीं लड़ सकती, छोटी पार्टियां, तो ये कई छोटी पार्टियों के मतलब अलायंस में है। अपना दल भी शायद था, और वो रालोद, और कई सारी ऐसी पार्टी, जनवादी पार्टी, इस तरह की कई सारी छोटी छोटी पार्टियां जिनका नाम भी हमने नहीं सुना, उनके साथ इनका अलायंस है। अब ये कहेंगे नहीं नहीं वो अलायंस में हमें लड़ना चाहिए, तो आपको अलायंस करने से किसने रोका था? आप गजनी ज़रा सा सवाल पूछ लीजिएगा अपने आकाओं से, ये जो आप लोग जिनके लिए काम करते हैं, जिनके लिए एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक इलेक्शन से पहले, तो उनसे पूछिएगा कि आपने इनको महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया, जब ये खुद कह रहे थे कि आप हमें शामिल कीजिए और सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। एनडीए को हराने के लिए ये आगे आए थे और वो भी ढोल ताशे के साथ आए थे। लेकिन आपकी पार्टी जो आप जिसके साथ अलायंस किए हैं, वो जो राजद है, जो अति महत्वाकांक्षी पार्टी है, उसने इनकार कर दिया। ये पूरी दुनिया को मालूम है। फिर भी आप कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है, तो कौन है बीजेपी की बी टीम? सवाल तो उठता है। तो बहन इकरा, आप सवाल कीजिए, लेकिन आपको करारा जवाब हमारी जो बहन हैं सैयदा फलक, जो एमआईएम की प्रवक्ता है, उन्होंने आपको दे दिया है। आपको अकल के नाखून होंगे तो ज़रूर आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इन जो पूरी टीम को भेजी गई है, इलेक्शन का बस 2-4 दिन बाकी है, 11 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और 14 को इलेक्शन की काउंटिंग है, वोट की काउंटिंग है। तो इस वक्त आखिरी दौर में मतलब ये जो उर्दू नाम वाले हैं, उन लोगों को यूपी से बुला करके बिहार में कैंपेनिंग कराई जा रही, रैली की जा रही है और अटैक किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर में, इसलिए क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई है कि आने वाले वक्त में यूपी में भी ये मुद्दा उछलेगा कि 19% लोग जो मुसलमान हैं वहाँ पे शायद, और उनकी का प्रतिनिधित्व क्या होगा, और 16% या 14% जो हैं वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व क्या होगा। तो ये सवाल उठेगा। इस वजह से आप बौखला करके उनकी पूरी जो उनके जो बॉस हैं, आका हैं, वो उन्होंने इन्हें भेजा है और ये बिहार आकर के पूरा हंगामा मचाए हैं। और राजनीति है, ये सवाल जवाब होते रहेंगे। लेकिन इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ता है आज़म खान साहब का, जो बिहार तो नहीं आए लेकिन यूपी से पत्रकारों के ज़रिए मैसेज देते हैं और कहते हैं हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता है कि ऐसे बयान ना दें और फिरका परस्त पार्टी वरना सत्ता में आ जाएगी। उनके कहने का लब्बो लुबाब यही था। तो उनके जो इंटरव्यू है वो आप ये देखिए। और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम न करें, हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहम। अब आप ही बताइए दोस्तों, आज़म खान साहब पहुँचे अपने बेटे को लेकर के, अब्दुल्ला साहब को, अखिलेश यादव जी के यहाँ, उसके बाद बाहर आए या जो भी उसके बाद उनके बयान आप देखिए। इतने दिनों से ये बयान नहीं आ रहे थे, आखिरी वक्त में क्या
डील मतलब क्या बात हुई है ये बेहतर वही जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा, आपको अल्लाह का वास्ता है आज़म खान साहब, आप बस इतना सवाल कीजिए कि आप महागठबंधन ने क्यों नहीं इनको शामिल किया। यही सवाल आप उनसे पूछ लीजिएगा। आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, रहबर बनते हैं, नेता बनते हैं, तो आप मुसलमानों का ये सवाल ज़रूर है, इसको दबाया नहीं जा सकता। आप ज़रूर पूछिए कि गठबंधन क्यों नहीं किया गया। आप लोग हमारे नेता नहीं हैं, आप नहीं डिसाइड करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आपको जिनके साथ रहना है, आपको जिनसे मतलब आप आपकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं, वो लोग आपकी जो सियासत है उसको ख़त्म करने की साजिश रचते हैं, आप उनके साथ रहेंगे। आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। हम आम जनता हैं और हमारे जो दिल में आता है वो हम बोल देते हैं। दोस्तों, ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में जो गठबंधन हुआ है वो बसपा के साथ में एमआईएम का हुआ है। लेकिन चलिए, यहाँ तो कोई बात नहीं। अगर यही गठबंधन यूपी में हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। मुझे लगता है कि एक नया इतिहास बन जाएगा अगर यूपी में बसपा के साथ गठबंधन हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा बसपा के साथ गठबंधन के फेवर में नहीं हूँ मैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और उनका जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, या जो इन दिनों उन्होंने मतलब ये किया है, जो कदम उठाए हैं राजनीति में, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो कब किस तरफ होंगे पता नहीं चलता। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों वाकई में एक नया इतिहास का पन्ना लिखा जाएगा। अब देखिए, बिहार में एक नैरेटिव चल रखा है। वहाँ पर मतलब कहते हैं कि 3% वाला उप मुख्यमंत्री, 14% वाला मुख्यमंत्री, तो भाई 18% 17% वाला क्या करेगा, दरी बिछाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये वो मीडिया भी कहने लगी है जो इम्पोर्टेंस नहीं देती थी असदुद्दीन ओवैसी को, एमआईएम को। अब वो भी एमआईएम की खबरें चला रही है, उनके बारे में बातें कर रही है और उनको मतलब उनकी क़यादत को उनको मतलब मान रही है, स्वीकार कर रही है। अब देखिए, ये NMF जो चैनल है उनमें ये अभिषेक त्यागी हैं और पंकज प्रसून हैं जो बातें कर रहे हैं असद साहब के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था राहुल ओझा साहब, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा था असद साहब के बारे में। बस ये लोग समझ चुके हैं, हम नहीं समझे हैं। हम कब समझेंगे? ज़रूर वीडियो देखिए। कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जमीन से उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन को तैयार करना शुरू कर दिया है। बिहार के चुनाव में यूपी की जमीन तैयारी करनी शुरू नहीं करती तो इकरा हसन आज बिहार आकर ओवैसी के खिलाफ नहीं बोल रही होती। आज वो शायर, उनका कौन है, कांग्रेसी इमरान प्रतापगढ़ी जी वो आके बिहार में ओवैसी के खिलाफ नहीं बोल रहा होता। दोस्तों, अब दुनिया तो मान रही है, बस हम नहीं समझ पा रहे हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे, जैसा अभी कुछ सीट पे जीते हैं, आगे भी इस तरह से जीतते हुए लोग समझेंगे और वोट करेंगे। मैं बस यही कहूँगा कि बिहार में जो नैरेटिव चल रही है, लोग और जो एमआईएम के दीवाने जा रहे हैं घर में, और जब पूछते हैं कि आप किसे वोट करेंगे, वो कहते हैं सिर्फ पतंग, बाकी सब खत्म। तो दोस्तों, एक दीवानगी बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर में, एमआईएम को लेके क्रेज़ बनता जा रहा है धीरे धीरे, और लोग बदल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी मतलब कहते हैं कि नहीं, एमआईएम को जिता के क्या होगा, 4-5 सीट जिता देंगे तो क्या होगा, सरकार तो नहीं बना पाएगी। अरे भाई साहब, सरकार बनाने के लिए मतलब यही 4 सीट क्या, 1 सीट की ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब सरकार में शामिल हो जाएंगे। और एमआईएम किसी और के साथ नहीं जाएगी, वो महागठबंधन के साथ ही जाएगी। 1 सीट 1 वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार गिर गई थी। आप अहमियत को समझिए। आप किस गफलत में हैं मुझे नहीं समझ में आता। आप कहते हैं कि हमें एनडीए को हराना है।
अरे आप वोट भी तो उसी को करते हैं जहाँ पे जेडीयू होती है, जहाँ पे बीजू जनता दल होती है, जहाँ पे रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा होती है, आप वोट करते हैं, आप बीजेपी को वोट करते हैं। और खैर अगर उसको नहीं भी किया तो जो आप महागठबंधन को कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि महागठबंधन को आपने वोट किया तो क्या कर लिया? 2014 में नहीं हरा पाए, 19 में नहीं हरा पाए, अब 24 में नहीं हरा पाए, और बिहार के विधानसभा के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी नहीं हरा पाए, और बाकी बिहार के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं वहाँ पे भी हरा नहीं पाए। और जहाँ पे आपने हराने की कोशिश भी की, एक अलायंस बना महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी पार्टी टूट करके एनडीए की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन सवाल आपको एमआईएम से करना कि आपके 4 विधायक भाग गए थे। जो कांग्रेस के भागते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भागते हैं, बाकी दल के लोग जो भागते हैं, तब उनसे आपको सवाल नहीं करना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं ये डबल स्टैंडर्ड? मतलब अकल के नाखून हैं कि नहीं आपके पास? दोस्तों बहुत गुस्सा आता है इन जैसे लोगों को देख करके। इसी तरह असद साहब को भी गुस्सा आता है, जो इमरान प्रतापगढ़ी जो उनके लेवल का नहीं है, लेकिन जब उस पर सवाल उठाता है तो असद साहब ने अपने भाषण में देखिए कैसे उनको कहा कि चौराहे पे आइए, देखता हूँ मैं आपको और मैं मेरी ताकत कि लोग कितना पसंद करते हैं मुझे और आपको। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी आप पैरों की धूल नहीं है। कहाँ असद साहब की वही, खैर छोड़िए, आपकी बात मैं क्या कहूँ। आपको इम्पोर्टेंस देना कभी कभी लगता है बेवकूफ़ी है, लेकिन चूंकि माहौल है, कुछ वोट जो है आपकी बातों में आकर भटक ना जाए, इसलिए बोलना ज़रूरी होता है। लोगों को अपनी बात कहना, मतलब लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। दोस्तों वक्त बहुत कम है इलेक्शन के दिन आने में, और एमआईएम की पूरी टीम लगी है। जैसे बाकी राजनीतिक दलों की टीम लगी है, उसी तरह इसमें एमआईएम की भी टीम लगी हुई है। और मैं यही कहूँगा, मुफ्ती साहब जो मालेगांव के विधायक हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, और हैदराबाद के एमएलए पहुँचे हुए हैं। तो सब लोग मिल करके, और जो कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो सब मिल करके बहुत अच्छी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों बच्चों के हाथ में झंडा है एमआईएम का। ये आने वाले वक्त, मतलब ये आने वाली जनरेशन है, उसके हाथ में एमआईएम का झंडा है। दोस्तों बड़ा अफसोस होता था हमें जब हमको मजबूर होकर के महागठबंधन या इंडिया अलायंस या यूपीए को वोट करना पड़ता था, क्योंकि और वो चाहे आपकी बात करे या हमें हमारे मसाइल को उठाए ना उठाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस तरह से इग्नोर किया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था राजनीति में। उस वक्त लगता था मुझे कि हम क्या करें, मजबूर थे, वोट तो देना है, तो इसलिए मजबूरी में देते थे। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है एमआईएम, और वो अब मेन ऑप्शन है। अब हमारे पास आसपास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एमआईएम है। कम से कम दिल को सुकून मिलता है कि हमने ऐसी पार्टी को वोट नहीं किया जो हमारी बात भी नहीं करना चाहती। हमारे सवाल जब आते हैं तो कन्नी काट करके निकल जाती है। दूसरी, जब हमारे मसाइल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि हम बिहार इलेक्शन में बिजी हैं। और जब हमारे बहनों के बारे में जब पूछा जाता है, हिजाब का मैटर पूछा जाता है, तो कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया, तब ये बहरे हो जाते हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं करता। हार जीत मुझे किसी को हराना नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं किसी को हराऊं। कम से कम दिल को सुकून मिलता है कि मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं करता हूं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, वोट करना आपका अधिकार है। हाँ, जहाँ सवाल उठते हैं वो सवाल तो ज़रूर करूँगा। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी ज़रूर कम से कम सोचिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।